अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जो चैप्टर आज हमने शुरू करना है दैट इज़ अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल से मुराद है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। सीरीज़ कहते हैं एक के बाद दूसरे का आना, तरतीब से आना। इवेंट्स यानी कि स्टेप्स, यानी कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स स्टेप्स हैं और वो सीक्वेंस से आ रहे हैं। और वो कौन से स्टेप्स हैं? जब सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन होती है, उसके बाद वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। अब तकसीम होने के लिए ही सेल अपने आप को तैयार करता है। तो यानी जो सेल साइकिल है ना, इसके दो ही मेन फेजेस हैं। एक फेज़ जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है उसे हम इंटरफेज कहते हैं, फेजेस यानी मरहले, स्टेप्स। और दूसरा फेज़ जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करता है। अब डिवाइड करने के भी आगे दो होते हैं, या तो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होगा या मियोसिस के ज़रिए होगा। अगर तो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होगा तो उसे हम माइटोटिक फेज़ कहेंगे। माइटोसिस और मियोसिस की डिटेल हमने इसी चैप्टर में पढ़नी है। तो सेल जो है वो तैयारी को ज़्यादा टाइम लेता है। 100% में से 90% टाइम तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करने में लगाएगा। बाकी ओनली 10% टाइम है जिसमें सेल डिवाइड होगा। सेम इसी तरह जैसे कुर्बानी का जानवर है, उसको डिवाइड होने में जो है वो घंटा लगेगा, लेकिन उसको तैयार होने में सालों लग जाएंगे। लेकिन अब उसको तैयार क्यों करवाया जाता है? ज़ाहिर बात है ताकि गोश्त ज़्यादा हो और वो आगे डिवाइड, ज़ाहिर बात है डिवाइड भी तभी ज़्यादा होगा ना जब उसमें गोश्त होगा, और गोश्त तभी ज़्यादा होगा जब वो तैयार उसको करवाया जाएगा। तो सेम इसी तरह सेल को भी इसीलिए तैयार करवाना है ताकि वो आगे जाके डिवाइड होने के काबिल हो सके, तकसीम होने के काबिल हो सके। अच्छा, सेल का डिवाइड होना ज़रूरी क्यों है? इसकी अहमियत है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा। जब हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेल का डिवाइड होना ज़रूरी क्यों है। तो सेल जो है पहले अपने आप को तैयार करता है, तो तैयारी के भी स्टेप्स होते हैं। सेम इसी तरह जैसे कोई इवेंट आपने अटेंड करना हो, लेट्स से कि आपकी भाई की शादी है और उसमें आपने उस पे सदके वारी जाना है। अब सदके वारी जाने से मुराद यानी उस पे डिवाइड होना है, तो वो आप समझ लें माइटोटिक फेज़ है। और उस सदके वारी जाने से पहले डेफिनेटली इतनी लंबी तैयारी होगी, इतने महीनों की, तो वो जो तैयारी है वो समझ लें इंटरफेस है। तो ज़ाहिर बात है वो जो इवेंट होगा, फंक्शन होगा, वो तो थोड़ी देर का होगा, बट वो जो तैयारी है वो ज़्यादा लंबी होगी। तो तैयारी के स्टेप्स हैं, तो जैसे तैयारी में स्टेप्स होते हैं कि शॉपिंग करनी है, फिर तैयारी जिस दिन तैयार होना है उस दिन भी स्टेप्स हैं, मेकअप के अलग हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह जब इंटरफेज़ है ना, जब सेल अपने आप को तैयार करता है तो इसके स्टेप्स होते हैं। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। इन तीनों स्टेप्स के बाद सेल अपने आप को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हम इन तीनों स्टेप्स को डिटेल से समझ लेते हैं कि इन तीनों स्टेप्स में सेल अपने आप को कैसे तैयार करता है। ठीक है? तो इसको समझने के लिए ना आपको एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। इससे पिछले चैप्टर में आप सेल के बारे में पढ़ चुके होंगे कि जो सेल है ना, सेल की मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज़्म कहते हैं। साइटोप्लाज़्म के अंदर ऑर्गेनेलीज़ होती हैं जिनका अपना-अपना काम होता है। किसी का काम एनर्जी बनाना है, किसी का काम प्रोटीन बनाना है। तो आपने जब सेल के बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि ऑर्गेनेलीज़ होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं साइटोप्लाज़्म के अंदर। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होता है। और जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे सेल में क्या बनना है, कैसे बनना है, वो सारा कुछ इस डीएनए में होता है। अच्छा, ये जो पूरा सेल है ना, इस सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना है, इसका प्रिपरेशन स्टार्ट होना है G1 फेज़ में। G1, जी से मुराद है गैप, या इसको हम ग्रोथ भी कहते हैं। इसको ऐसा क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो सेल के अंदर यहाँ पे इस डायग्राम को ना सिंप्लीफाई करने के लिए सारी ऑर्गेनेलिज़ तो नहीं शो की हुई, बस यहाँ पे मैंने एक तो न्यूक्लियस को शो करवाया है, बुक पे भी ऐसे ही है, और एक सेंट्रोसोम जिसके अंदर आपको पता है 2 सेंट्रीवल्स होते हैं, प्रीवियस चैप्टर अगर पढ़ा हो, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसका काम एनर्जी बनाना है। इसके अलावा बाकी ऑर्गेनेलिज़ भी हम शो करवा सकते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई, इसको ज़रा सिंपल दिखाने के लिए हमने सिर्फ इतनी ही ऑर्गेनेलिज़ इसमें शो करवाई हैं। तो सेल जब G1 में एंटर होता है ना, तो इसके अंदर ऑर्गेनेलिज़ डुप्लीकेट कर जाती हैं, यानी कि जो ऑर्गेनेलिज़ है ना वो डबल हो जाएंगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर 4 है तो वो 8 हो जाएंगे। प्रोटीन्स जो हैं वो डबल हो जाएंगी। और ज़ाहिर बात है जब इसमें हर चीज़ डबल हो रही है तो उसका साइज़ भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अगर 2 घरों को चावल देने हैं तो उसके लिए ट्रे में, उसका ट्रे का साइज़ भी तो इतना होना चाहिए ना कि उसमें इतने चावल आ सके। तो इसमें सामान जब ज़्यादा होगा तो डेफ़िनेटली इसका साइज़ आप देख सकते हैं, अब इसका साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और इसके अलावा G1 फ़ेज़ में सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स होगा जो कि अगले फ़ेज़ के लिए ज़रूरी है। अच्छा, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्शन में ज़रूरी होते हैं। जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसमें कोई प्रोडक्ट का
बनना है या किसी कोई भी प्रोडक्ट बननी है तो उसको बनाने के लिए ना एंजाइम ज़रूरी होते हैं। तो अगले मरहले में ना एंजाइम्स चाहिए होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। अपने दिमाग में बस इतना रखना है कि ये केमिकल्स होते हैं और ये किसी भी रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो एंजाइम्स इस फेज़ में तैयार होंगे। नेक्स्ट फेज़ है एस फेज़। सेकंड फेज़ है, एस से मुराद है सिंथेसिस, बिकॉज यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज होगा, डीएनए तैयार होगा। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का सेंटर पॉइंट सेंट्रोमेयर कहलाता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। अब डीएनए जो है ना, इसके छोटे छोटे पीसीस को हम जीन्स का नाम देते हैं, जीन्स कहते हैं। यानी कि जो डीएनए है ना, डीएनए का जो छोटा छोटा पीस है उसको हम जीन कहते हैं। और जीन के अंदर क्या होते हैं? एटम्स ही होते हैं, लेकिन ये जीन्स इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इसके अंदर हदायत होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके घर में डायरी हो और उसमें रेसिपी लिखी हो बिरयानी बनाने की, तो वो जो डायरी है आप समझ लें कि उसके अंदर जो पेज है, डायरी पूरा डीएनए समझ लें और उसके अंदर जो पेजेस है उनको आप जीन्स समझ लें, ठीक है। हर पेज एक अलग चीज़ को बनाने की हदायत अपने अंदर रखता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी जीन्स और डीएनए के, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में अभी आपने शायद पढ़ा हो इसको। तो एस फेज़ में ये होता है कि जो ये क्रोमोसोम है ना, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। क्रोमोसोम डुप्लीकेट कैसे होगा कि यहाँ पे इस टाइम देखें, इस टाइम ना ये एक क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम को हम कहते हैं कि बराबर है एक क्रोमाटिड के, ठीक है। ये क्रोमाटिड है, क्रोमाटिन नहीं है, क्रोमाटिड है। तो क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम इज इक्वल 1 क्रोमाटिड। तो ये जो पूरा है ना, आपको नज़र आ रहा है पूरा, ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमाटिड है। लेकिन जब एस फेज़ आता है ना, एस फेज़ में ये डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे कि ये एक था ना, अब ये डुप्लीकेट हो जाएगा और ये इसकी सिस्टर आ जाएगी। तो यानी अब क्रोमाटिड्स 2 हो गए, यानी ये एक क्रोमाटिड और ये दूसरा क्रोमाटिड। तो 2 क्रोमाटिड्स हो गए हैं, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी एक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सरप्राइज हो सकते हो कि क्रोमोसोम ये डुप्लीकेट होने के बाद एक कैसे है। तो ये जो सिस्टर है ना, ये इसकी डुप्लीकेट है, ये एग्जैक्ट इस जैसी है। इस सिस्टर ने बाद में इससे अलहदा हो जाना है, तो इसीलिए हम इस पूरे को एक ही क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। तो होप सो आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि डुप्लीकेशन के बाद क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम रहनी है, बट क्रोमाटिड चेंज हो जाए। पहले क्रोमाटिड एक था, अब कितने हो जाएंगे? 2 क्रोमाटिड्स हो जाएंगे। अब इसकी साथ में क्या आ गई है? सिस्टर आ गई है। तो एस फेज़ में जो है वो सिस्टर आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट फेज़ है G2 फेज़। G2 फेज़ में क्या होता है कि मज़ीद ग्रोथ होती है, सेल जो है वो मज़ीद जो है उसमें ग्रोथ होती है। क्योंकि आपको पता है कि पिछला फेज़ जो था वो एस फेज़ था, तो एस फेज़ में आपको पता है कि सिस्टर बनी थी। ज़ाहिर बात है, अब सिस्टर बनी थी तो उसके अंदर डीएनए भी तो नया बना था ना। तो जो पहले डीएनए बना है उसमें कोई ख़राबी तो नहीं, उसको चेक किया जाता है, और अगर तो कोई ख़राबी है तो उसको रिपेयर किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, ताकि बिल्कुल ठीक डीएनए अगले सेल में जाए और कोई भी सेल में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा ग्रोथ कैसी होगी कि प्रोटीन्स तैयार होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स का इजाफा हो गया है, क्योंकि अगला मरहला है सेल की तकसीम का मरहला, जिसको हम एम फेज़ कहते हैं या माइटोटिक फेज़ कहते हैं। तो उसमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा और जो है ना, इन सब की वजह से सेल जो है वो मज़ीद क्या हो गया है? ग्रो कर गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि G1 में ज़्यादा ग्रोथ होती है G2 में, तो आपने कहना है G1 में ज़्यादा ग्रोथ होती है। G2 में भी होती है लेकिन G1 में ज़्यादा होती है। अब ये थे तीनों मरहले तैयारी के। अब सेल प्रिपेयर हो चुका है। अब प्रिपेयर होने के बाद अब ये सदके वारी जाएगा, यानी कि अब ये डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड होगा ना, इसके भी डिवाइड होने के भी स्टेप्स हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिवाइड 2 तरह से हो सकता है, माइटोसिस के ज़रिए भी और मियोसिस के ज़रिए भी। तो अगर तो माइटोसिस के ज़रिए होगा तो उसके भी स्टेप्स हैं, मियोसिस के ज़रिए अलग से स्टेप्स हैं। तो हम पहले माइटोसिस के ज़रिए पढ़ेंगे। तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोटिक फेज़ में क्या होता है कि सिंपली जो सेल है, ये जो सेल डिवाइड होने लगा है इसको हम पेरेंट सेल कहेंगे, और जो इससे डिवाइड होकर 2 सेल्स बनेंगे ना, उनको हम डॉटर सेल्स कहेंगे। तो पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। तो जो नए 2 बनने वाले सेल है ना, ये बिल्कुल इस पेरेंट सेल जैसे होते हैं। इसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यानी कि एम फेज़ में इसको हम डेप्थ में समझेंगे, इसके स्टेप्स भी हैं, तो हम इसको डेप्थ में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रख लें कि पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, जो कि बिल्कुल इसी सेल जैसे होंगे।
ठीक है, तो ये था हमारा आज के लेक्चर पे मेन फोकस इंटरफेस पे था। अच्छा, अगर आपने किसी इवेंट पे जाना और आप तैयार हो रहे हो और आपको पता चले कि अब आपने इवेंट पे नहीं जाना, तो फिर क्या होता है? डेफिनेटली तैयारी रुक जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। सेल जो है ना, जब G1 फेज में आता है, G1 के बाद ना, अगर जैसे एक समझ लें कि अभी वो तैयार होना शुरू हुआ था और उसको पता चला कि उसने तो डिवाइड ही नहीं होना, तो फिर वो अपने ये सारे बाकी के स्टेप्स नहीं करेंगे, बल्कि वो सीधा G0 में चले जाएंगे। G0 यानी G का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि इसका मैं बताती हूँ बाद में। तो G से मुराद गैप भी है, G से मुराद ग्रोथ भी है। इसको हम गैप क्यों कहते हैं? क्योंकि गैप का मतलब होता है ब्रेक, फ्री। तो पहले जब सेल को माइक्रोस्कोप में देखा गया था ना, तो साइंसदानों को ये लगा कि उन्होंने ना एस फेज में एक नया डीएनए बनते हुए देखा। तो G1 और G2 में उनको इतनी चेंजेस नज़र नहीं आई थी, तो इसीलिए उन्होंने ना G1 और G2 को जी से मुराद गैप कह दिया। और लेकिन जब बाद में मज़ीद इस पर स्टडी हुई तो पता चला कि G1 में भी ग्रोथ होती है और G2 में भी, तो इसीलिए इसको हम गैप भी कहते हैं, इसको हम ग्रोथ भी कहते हैं। तो जब सेल ने डिवाइड नहीं ना होना होता, तो वो अपनी बाकी सारी तैयारी नहीं करता, बल्कि वो डायरेक्ट जो है ना, वो G0 में चला जाता है। यानी कि G0 में सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता। G0 में वो सेल्स आते हैं जिसने आगे जाके एम फेज में नहीं जाना, जिसने आगे जाके डिवाइड नहीं होना। तो अब हमारी बॉडी में ना बहुत से सेल G0 में चले जाते हैं। तो जो सेल्स G0 में जाते हैं ना, उनमें जैसे कि न्यूरॉन सेल्स हैं। न्यूरॉन सेल्स हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूरॉन सेल्स हमेशा G0 में रहते हैं। तो यानी कि क्या G0 हमारे ब्रेन सेल्स डिवाइड नहीं होते? तो हाँ, हमारे ब्रेन सेल्स डिवाइड नहीं होते। जब एक जानदार बन रहा था ना इनसाइड द मदर बॉडी, उस वक्त उसके जितने न्यूरॉन्स बनने थे ना, उसके जितने सेल्स बनने थे, वो बन गए थे। उसके बाद इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन साइज वगैरह में। लेकिन जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ना, वो मज़ीद तकसीम होकर न्यू सेल्स नहीं बनते, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स का नया बनना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि जो पुराने सेल्स हैं, ख़राब सेल्स हैं या डैमेज सेल्स हैं, वो जा सके और उनकी जगह पे न्यू सेल्स आ सके। तो जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, और वो ऑलरेडी इतने उसको प्रोटेक्शन मिली होती है, उसको हिफाजत बहुत ज़्यादा दी होती है अल्लाह ने। तो जैसे कि हमारे दिमाग के ऊपर हड्डी भी है, और जो कि हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा इसको जो है ना, प्रोटेक्शन के अलावा सेल्स को भी अलग से प्रोटेक्ट किया होता है सेल्स ने। ठीक है, इसको मज़ीद डिटेल में मैं आपको इसी चैप्टर के लास्ट पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो हम इसको लिख के दे दूँगी, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसका रीज़न यही है कि न्यूरॉन सेल इसी वजह से जो है ना, वो डिवाइड नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है कि वो G0 में हमेशा रहेंगे। इनडेफिनिट का मतलब वो हमेशा इसमें रहेंगे। और हमारी जो स्किन सेल्स है ना, वो कभी भी G0 में नहीं जाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हमेशा डिवाइड करते हैं। जो G0 में नहीं जाएगा, इसका मतलब वो हमेशा डिवाइड कर रहे हैं। तो स्किन सेल्स हमेशा डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे स्किन सेल्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करना होता है। उसको बहुत ज़रूरत होती है कि न्यू सेल्स आते रहें, और वो जितने ज़्यादा न्यू सेल्स होंगे वो उतना ही अच्छे से काम करेंगे। इसीलिए हमारे स्किन सेल्स कभी भी G0 में नहीं जाते। इसके अलावा स्किन सेल्स को वैसे एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा लीवर एंड किडनी सेल्स जो हैं वो G0 में आते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आते हैं। यानी कि वो G0 में आ जाएंगे, और जब उनकी ज़रूरत होगी वो G0 से निकल के अगले स्टेप्स पूरे कर लेंगे। तो यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि वो G1 के बाद G0 में क्यों जाते हैं? यानी कि अगर उसने डिवाइड ही नहीं होना, तो वो G1 में ही क्यों आए? तो क्योंकि G1 में टाइम लगता है काफ़ी तैयारी में। तो सेल G1 के बाद ना, जब G0 में चला जाता है, तो जब इसको पता चलता है कि हाँ, मेरी अब ज़रूरत है, मैंने डिवाइड होना है, तो अगले स्टेप्स को फिर कम टाइम लगेगा, तो इससे फिर बचत हो जाएगी। तो G0 में इसीलिए वो बैठकर वेट करते हैं। तो जब लीवर और किडनी सेल्स की टेम्परेरी तौर पे वो वेट करेंगे, और फिर जब डिवाइड होना होगा वो आ जाएंगे आगे, फिर G0 से निकल आएंगे। यानी कि जो सेल्स है ना, वो G0 में तभी जाएंगे जब उससे डिवाइड नहीं होना। ठीक है, तो ये था सारा इंटरफेस के बारे में। अब रीडिंग कर लेते हैं इसकी। यहाँ से सेल साइकिल की डेफिनेशन है। सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस, जो होती है यूकैरियोटिक सेल में, फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, यानी कि सेल तैयार होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में। अच्छा, यहाँ से पता चल रहा है कि सेल्स जो सेल साइकिल है ना, ये
होती ही यूकैरियोटिक सेल में है। यानी जो माइटोसिस है, सेल की तकसीम यूकैरियोटिक सेल में होती है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें वाजिया न्यूक्लियस होता है। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है और उसमें ये न्यूक्लियस है, तो ये वाजिया न्यूक्लियस है। और एक सेल है, मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरिया का सेल है और इसमें डीएनए है लेकिन इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सेल जो है ये वाजिया, इसके पास वाजिया न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन ये वाला जो सेल है इसके पास वाजिया न्यूक्लियस है, बिकॉज इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है। तो जिन जो प्रोकैरियोटिक, ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं और ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इनको ज़रूरत ही नहीं होती माइटोसिस की, क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं और इनके अंदर इनका सेल भी आगे जाके दो में चेंज होता है, लेकिन इनके अंदर माइटोसिस नहीं होती, क्योंकि माइटोसिस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि इसके पास नहीं होती। और वैसे भी बैक्टीरिया के पास एक एक क्रोमोसोम होता है, तो उसको कोई, क्योंकि माइटोसिस थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें ज़रूरत होती नहीं है इसको। ठीक है, तो माइटोसिस की ये डेफिनेशन थी। इसके बाद यहाँ पे आप डिवीजन की हेडिंग दे सकते हो। सेल साइकिल कैन बी डिवाइड टू 2 मेन फेजेस। आप डिवीजन की हेडिंग दे सकते हो या मेन फेजेस की हेडिंग देके इन दोनों के नाम लिख देंगे, तो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरफेस। इंटरफेस की डेफिनेशन, अच्छा इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशंस है ना वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये आप तब लिख सकते हो जब अगर आपको लॉन्ग में तो आपने हेडिंग्स देनी है, तो यहाँ पे आप टाइम की हेडिंग दे सकते हो। ये फेज़ रहता है तकरीबन 90% जो टोटल टाइम है। इस मरहले में जो सेल है वो परफॉर्म करता है तमाम लाइफ फंक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी के जो सेल की खासियत है, एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ, सेल अपने आप को तैयार करता है अगली मतलब डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी है फेजेस ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस की डेफिनेशन देखें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ माइटोसिस फेज। यानी कि जब एक सेल है, ज़ाहिर बात है ना, एक सेल है, उसने वो 2 सेल्स बन गया, अब वो 2, ये माइटोसिस कंप्लीट हो गई है, इसकी तकसीम कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद ये सेल भी आगे जाके ज़ाहिर बात है तैयार होगा, तो ये क्या शुरू कर लेगा, G1 फेज शुरू कर लेगा। तो इसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इस फेज में सेल जो है वो प्रोटीन्स बनाता है, ऑर्गेनेलिस बनाता है, ताकि इसका साइज जो है वो ग्रो कर जाए। अच्छा, अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वो सेटिंग पे जाके जो है ना स्पीड को ज़रा लो कर ले, स्लो कर ले। सेल जो है वो एंजाइम्स बनाता है जो कि ज़रूरी होते हैं एस फेज में, ताकि रेप्लिकेशन कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए की हो सके। नेक्स्ट है एस फेज, सिंथेसिस फेज। इस मरहले में डीएनए जो है वो हर क्रोमोसोम का रेप्लिकेट यानी इसकी कॉपी बनती है, जिसके नतीजे में डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम की। हर क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है 2 क्रोमेटिड्स पे, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेम ही रहते हैं। फिर है G2 फेज। G2 फेज को हम सेकंड गैप फेज भी कहते हैं। इस फेज में सेल जो है वो कंटिन्यू जारी रहता है टू ग्रो करना एंड प्रोड्यूस, पैदा करता है प्रोटीन्स को जो ज़रूरी होते हैं सेल की तकसीम के लिए। सेल जो है वो चेक करता है कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं हो गया, दैट हैव अकर्ड हुआ हो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन, एंड मेक बनाता है नेसेसरी ज़रूरी रिपेयर, रिपेयर ठीक करना, मुरम्मत करना। इट आल्सो बिगन्स, शुरू होता है टू रीऑर्गेनाइज यानी कि तरतीब में लेके आना। इट कंटेंट्स, अपने मवाद, इन प्रिपरेशन, तैयारी में, फॉर माइटोसिस, माइटोसिस की तैयारी में अपने सारे जितना भी मवाद है सेल के अंदर उसको एक तरतीब में लेके आता है। तो ये इसकी डायग्राम है। और यहाँ पे आप एम फेज की हेडिंग देंगे। इंटरफेज के बाद जो है सेल इंटर हो जाता है डिवीजन फेज में, डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स में। द इवेंट स्टेप ऑफ सेल साइकिल कंट्रोल किया जाता है बाय स्पेशल खास किस्म की जीन्स। यानी कि जो जो सारा अमल है ना, ये जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। इन्फॉर्मेशन, इस सेल ने कब डिवाइड होना है, कितनी दफ़ा डिवाइड होना है, ये सब कुछ जीन्स ने कंट्रोल करना है। तो ये तमाम फेजेस जो है वो सीक्वेंस में होते हैं, तरतीब से होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एस फेज पहले आ जाए G1 बाद में आ जाए, तो ये सारा एक सीक्वेंस में होता है। G2 G0 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी कई दफ़ा आया हुआ है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से होगी, मैनी सेल स्टॉप डिवाइडिंग, बहुत से सेल जो है वो डिवाइड होना रोक देते हैं, एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर, परफॉर्म करना स्पेसिफिक खास फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये अपने खास फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता रहता है। यानी कि ये डिवाइड होना रुक जाएगा लेकिन अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। यानी एक न्यूरॉन सेल है, दिमाग का सेल है, या स्किन सेल है। स्किन सेल का काम है कि इसने प्रोटेक्शन का काम करना है, तो वो G0 में डिवाइड नहीं होगा लेकिन वो अपना काम ज़रूर करेगा। दिस फेज इज कॉल्ड G0 फेज। अब बहुत से सेल्स एग्जाम्पल यहाँ पे हेडिंग दे। न्यूरॉन जो है वो G0 में रहते हैं इंडेफिनिट, हमेशा के लिए। सम सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी रहते हैं G0 में टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए। और ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हेडिंग देंगे एपिथेलियल सेल्स की, ये डू नॉट एंटर, ये दाखिल नहीं होते G0 में। और कंटिन्यू टू डिवाइड, मतलब ये हमेशा के लिए डिवाइड होते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, थ्रू आउट कहते हैं पूरी ज़िंदगी। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप न्यूरॉन सेल्स की हेडिंग देंगे, यहाँ पे आप लीवर एंड किडनी सेल्स की हेडिंग देंगे, और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे स्किन सेल्स की, इसको हम एपिथेलियल। देखो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि स्किन सेल्स का दूसरा नाम क्या है, एपिथेलियल सेल्स। तो देखिए, अगर आपने शॉर्ट के लिए यहाँ से डेफिनेशंस करनी है ना, अब यहाँ से करोगे। ठीक है,
आप जैसे गैप इसकी इंटरफेस की सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन एंड गोस थ्रू जाता है ग्रोथ इन साइज एंड डीएनए रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन होती है, तो उसी को उन्होंने समराइज करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। जेनेटिक मटेरियल कहते हैं डीएनए को, जीन्स को। एग्जिट कहते हैं रोक देना। तो एग्जैक्ट कहते हैं बिल्कुल मुकम्मल हूबहू सेम कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।